बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि हम जो चैप्टर इस समय कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें स्प्लिटिंग सॉल्व करनी थी उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। तो इन क्वेश्चंस तक पहुँचने से पहले आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। खासकर जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें स्प्लिटिंग किस तरह की जाती है, मैंने हर तरह के मेथड उसमें एक्सप्लेन किए हैं। वही चीज़ें हम आज इन क्वेश्चंस में करने वाले हैं। पहले इक्वेशंस फ्रेम करेंगे और फिर जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 नोट डाउन किया हुआ है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 1 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला पार्ट कहता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब इन क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ से होती है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो अगर हम लास्ट लाइन में देखें, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जो चीज़ हमें पूछी है उसे हमें एक्स अज्यूम करना है, तो इसलिए मैं एक्स लेती हूँ जॉन के मार्बल्स को। तो ये फर्स्ट पार्ट है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव एक्स। तो नंबर ऑफ मार्बल्स अगर जॉन के पास एक्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो दोनों के पास मिलाकर टोटल 45 मार्बल्स हैं। तो मान लीजिए, मैंने मान लिया कि जॉन के पास x है, जीवंती के पास y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45 होना चाहिए। पर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 1 वेरिएबल में ही बनती है, इसका मतलब हम y काम में नहीं ले सकते। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45 में y जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है वो कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। तो इस तरह से हम एक ही वेरिएबल में अपनी दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी जो सिचुएशन है उसमें कह रहे हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने अपने अपने 5 मार्बल्स खो दिए। तो अब कितने बचे, नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, जॉन के पास अब कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए हैं, पहले x थे, x में से उसने 5 लूज कर दिए, यानी उसके पास बचे x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स और फिर एक और माइनस 5 जो कि सॉल्व होके बनेगा 40 माइनस एक्स। तो इस तरह अब जो सिचुएशन है उसमें जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है। अब आगे उन्होंने क्या कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी हमें उनके मार्बल्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जॉन के हैं x माइनस 5 और जीवंती के हैं 40 माइनस एक्स, ये हमारा प्रोडक्ट है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हमें कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, x से किया मैंने इस पूरे ब्रैकेट को, तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं माइनस 5 से इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 4 ज़ा 20, तो 40 ज़ा 200 हो गया। 5 को x से किया, दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो साइंस वगैरह का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्व हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x और ये 5x मिलके 45x हो गए, माइनस 200 और ये 124 भी मैं इधर ले आई तो माइनस 124। यानी अब हमें ये दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। और जैसे कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर को के कोफिशिएंट को हम जनरली पॉजिटिव रखने की ही कोशिश करते हैं, इसलिए इस इक्वेशन में से मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगी और फिर ये मुझे कैसे दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, जो चीज़ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव थी वो फिर से क्या हो गई, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फ्रेम करने का तरीका। लेकिन अब इसका
जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने अपनी इक्वेशंस यहीं तक छोड़ी थी। आज मैं आपको इसके आगे स्प्लिट करना सिखाऊंगी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है। तो आज हम इसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। किस तरह करेंगे, 324 जो है इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो और अगर आपको कुछ चीज़ें याद हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। जैसे मुझे याद है कि ये नंबर 18 का स्क्वायर होता है, 18 इंटू 18 होता है। अगर मुझे ये चीज़ याद है तो इससे मुझे फैक्टराइजेशन में थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे मुझे पता चला कि ये नंबर है 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 18 में 18 को तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इस 18 के मैंने फैक्टर्स किए तो वो बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं इसके डिफरेंट पेयर्स बना सकती हूँ जिससे सॉल्व करने पे, जिनका सम करने पे हमें 45 मिले। तो देखो 18 और 2 का प्रोडक्ट हो जाता है हमारा 18 2 ज़ा 36 और 3 का हो जाता है 9, यानी ये प्रोडक्ट 324 देगा, लेकिन साथ ही 36 और 9 का सम मिल करके क्या बना देगा, 45 भी बना देगा। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है अगर हमें याद है तो इजी हो जाएगा, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, हम 324 का पूरा फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उस फैक्टराइजेशन में डिफरेंट फैक्टर्स के डिफरेंट पेयर्स बना करके चेक करेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करने जा रही हूँ। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, 45 के जो दो फैक्टर्स हमने लिए थे वो थे 36 और 9, पर क्योंकि 45 नेगेटिव है माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हम फर्दर इसको कॉमन लेंगे, दो के पेयर बना के x कॉमन लिया तो x माइनस 36, यहाँ पे मुझे माइनस 9 कॉमन लेना होगा तो ये भी x माइनस 36 हो जाएगा। और इस तरह इन दोनों में से x माइनस 36 कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 9। ये दो जो चीज़ें हैं, जो दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है। प्रोडक्ट ज़ीरो होने का मतलब है इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक ज़ीरो है। तो आइदर x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, यानी या तो x की वैल्यू 36 है या फिर x की वैल्यू 9 है। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के मार्बल्स हो गए 45 माइनस 36 यानी कि 9। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, क्योंकि x हमने जॉन के लिए अज्यूम किया था, तो ये जो दोनों ही नंबर्स आए हैं ये दोनों जॉन के मार्बल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जीवंती के मार्बल नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जॉन के हैं ये जीवंती के हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही जॉन के हैं, इनके अकॉर्डिंग जीवंती के कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जॉन के पास अगर 9 मार्बल्स हुए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो ध्यान रहे यहाँ जो दो आंसर आते हैं वो दोनों के नहीं है, किसी एक का है। जिसे हमने x अज्यूम किया है उसका ही आंसर है, दूसरे का आंसर हमें यहाँ कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है और बिल्कुल इसी तरह हमें सेकेंड पार्ट भी करना है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। और फिर बाद में उन्होंने हमसे वही पूछा है, क्या पूछा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी ये जो चीज़ हमें पूछी गई है हमें इसी को x अज्यूम करना है। तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। अब हम आते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, उसको हमने x ले लिया। अब वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो गई, 55 माइनस जितने भी प्रोड्यूस किए गए, उसको हमने x अज्यूम किया है। इसका मतलब एक टॉय बनाने की कॉस्ट है 55 माइनस x। तो पहली लाइन दूसरी लाइन हमने काम में ले ली। इसी तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ के उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी है सब काम में लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगी, एक्चुअली हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और उसकी एक एक चीज़ काम में लें तो हमारी इक्वेशन बनती ही बनती है। तो
तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि हमने जितने भी टॉयज प्रोड्यूस किए हैं, जितने भी बनाए हैं, उनके कॉस्ट से उनको मल्टीप्लाई करना है। हमने x टॉयज बनाए हैं, हर एक पे 55 माइनस x खर्च किया है, इसका मतलब हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस x, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसके इक्वल है? 750 के इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू 750। तो ये है हमारी इक्वेशन कि x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 भी मैं इधर ले आती हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, और जैसा मैंने कहा एक्स स्क्वायर को हम जनरली पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसमें से एक नेगेटिव साइन कॉमन लेना है, जिससे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 55x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और 750 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब हमें 750 के फैक्टर्स करने हैं। क्या होते हैं 750 के फैक्टर्स, ज़रा करके देखते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा शॉर्टकट में भी कर सकते थे, जैसे मुझे पता है 75 इंटू 10, इस तरह से दो फैक्टर्स में, दो अलग अलग पार्ट में फैक्टराइज करके भी मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन ठीक है, चलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने इसको पहले 5 से किया, तो 5 1 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा, फिर 5 से किया, 5 3 ज़ा, फिर 5 से किया 6 आया, फिर 3 से किया 2 आया। तो इस तरह हमारे पास टोटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब इनमें से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया 5 5 ज़ा 25 का, और बाकी तीनों का एक कॉम्बिनेशन ले लिया 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30। तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हो जाएगा 25, और इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया 30, और इस प्रोडक्ट की वैल्यू तो 750 आएगी ही आएगी, लेकिन इसका सम वो आएगा जो हमें चाहिए, दैट इज़ 55। इसका मतलब हमें 750 के फैक्टर्स किस तरीके से करने हैं? 5 इंटू 5 का एक पेयर लेना है, 5 इंटू 3 इंटू 2 का दूसरा पेयर लेना है, 25 और 30। तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगी? एक्स स्क्वायर। अब हमारी चॉइस है, हम 25 30 में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। मान लो पहले मैंने 25x लिखा, फिर मैंने लिखा 30x, साइन दोनों के नेगेटिव चाहिए क्योंकि 55 नेगेटिव है, प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 25। यहाँ से हमें 30 कॉमन लेना है, तो अंदर इसमें भी क्या बच जाएगा? x माइनस 25। अब अगला पेयर जो हमारा कॉमन है वो है x माइनस 25 और x माइनस 30 दूसरा पेयर हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हमें अपना सोल्यूशन निकालना है। वो कैसे? दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, आइदर x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू या तो 25 है या फिर x की वैल्यू 30 है, यानी नंबर ऑफ टॉयज जो हैं वो या तो 25 है या फिर 30 है। अब हमसे प्रोडक्शन की कॉस्ट पूछी नहीं है, पर अगर पूछी होती तो हम बता सकते थे कि अगर हम 25 टॉयज बना रहे हैं तो उनमें हर टॉय का खर्चा कितना होगा? 55 माइनस 25 यानी 30, और अगर हम 30 टॉयज बना रहे हैं तो हर एक टॉय के प्रोडक्शन का खर्चा होगा 55 माइनस 30 यानी 25, पर वो हमसे नहीं पूछा। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो नंबर ऑफ टॉयज 25 है या फिर नंबर ऑफ टॉयज 30 हैं। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 करना था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो हमने जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया कुछ वैसा ही है। उन्होंने कहा 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27, जैसे हमने वहाँ किया था कि जॉन और जीवंती में उन दोनों का सम 45 था, तो हमने कैसे किया? एक को x लिया था, दूसरे को 45 माइनस x लिया था। बिल्कुल वही काम हमें यहाँ करना है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन अदर
नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि है 27 x इंटू 27 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 182। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 182 को भी मैंने इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया, एक्स स्क्वायर को हमें पॉजिटिव रखना है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, उससे 27x पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और 182 पॉजिटिव हो गया। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम 27 हो। तो जैसे कि पता है मैंने क्या तरीका बताया, फैक्टराइजेशन कर लो 182 का। 182 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से किया, 9 जा 1 जा 91। ये कौन सी टेबल में आता है, क्योंकि हमें 3 से 4 से 5 से डिविजिबिलिटी जब अप्लाई करनी पड़ेगी तो ये कोई भी अप्लाई नहीं हो रही। तो अगर हमें टेबल्स याद हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मुझे याद है कि 13 की टेबल में ये नंबर आता है 13 7 जा, तो मैंने इसे 7 से किया तो ये 13 हो गया। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 3 ही फैक्टर्स हैं, 2, 7 और 13। क्योंकि हमें इनका सम 27 चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 13 अकेला ही काफ़ी बड़ा नंबर है तो उसको अकेला रख लेंगे और 2 और 7 का प्रोडक्ट हो जाएगा 14। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 14 है, 14 और 13 का सम हमारे पास कितना हो जाएगा 27। तो इस तरह से अब मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 14, 13 कॉमन लिया फिर से x माइनस 14, तो हमारे जो दो फैक्टर्स आ गए वो हैं x माइनस 14 और x माइनस 13। इसका मतलब या तो x की वैल्यू 14 होगी क्योंकि आइदर x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो या तो x की वैल्यू 14 होगी या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। तो हमारा आंसर होगा कि अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या बनेगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि 13। ध्यान रहे ये नहीं कह सकते कि 14 और 13 ये दोनों आंसर हैं, ये दोनों आंसर नहीं है, ये दोनों ही x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अगर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 13 आएगी और अगर x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू 27 माइनस 13 यानी 14 आएगी। अब बात तो दोनों एक ही हुई, लेकिन फिर भी इसको लिखने का तरीका ये होगा, हो सकता है यहाँ 14 और 13 ना हो के कोई और नंबर होते अगर आपके पास आ जाएं, कि मान लो कोई भी दो नंबर आ जाएंगे जिसका, तो हम उन दोनों नंबर को आंसर नहीं कहेंगे, उन दोनों से हमें दूसरा आंसर कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह हमारे पास जो यहाँ पे पॉसिबल आंसर हुआ वो हुआ 13 एंड 14, ये दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट 182 है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी आंसर्स आएंगे उन आंसर्स में जो इंटीजर्स आंसर है हमें वही रखना है। अगर आंसर फ्रैक्शन में है तो हमें वो आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, अगर वो आंसर नेगेटिव है तो हमें वो आंसर सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरह के नंबर्स वाले क्वेश्चन आए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्चुअली किस टाइप के नंबर्स वो हमें मांग रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में वो मांग रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारे आंसर में हमें सिर्फ वही नंबर सेलेक्ट करने हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। कैसे करके देखते हैं। उन्होंने कहा टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो एक के बाद एक आए। जैसे कि पहला अगर 5 है तो दूसरा उसका नेक्स्ट नंबर 6 हो सकता है, अगर 11 है तो 12 हो सकता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उससे 1 ज़्यादा होगा, सेकेंड नंबर उससे 1 ज़्यादा होगा, इसलिए वो कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब उन्होंने कहा टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव हमने ले लिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी हमें इनके स्क्वायर्स का सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बना, हमें पहले x का स्क्वायर करना है और फिर हमें x प्लस 1 का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है, और ऐड करके जो आंसर है
वो इक्वल टू 365 आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे दिखेगी? एक्स स्क्वायर, इसका सोल्यूशन आइडेंटिटी की हेल्प से होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का सम 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 हमें ट्रांसपोज करना है। तो अब हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। कैसे कॉमन लूँगी? 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 8 ज़ा 2 ज़ा, और क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी इक्वेशन सिर्फ इतनी ही रह जाएगी। 182 का फैक्टराइजेशन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो हमें पता था कि उसमें 3 फैक्टर्स आए थे, 2, 7 और 13। 182 के लिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए थे? 2, 7 और 13। अब की बार हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस, क्योंकि 182 का साइन नेगेटिव है, इसलिए हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। x के साथ हमें कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमें 1 डिफरेंस चाहिए। अब उसके लिए भी हमारे पास वही चॉइसेस हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी, 2 × 7, 14 एंड 13। यही 2 नंबर हैं जिनका पिछले क्वेश्चन में सम 27 था, और यहाँ पे इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस भी 27 है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि अब की बार हमें डिफरेंस चाहिए 1, 14 जो बड़ा नंबर है उसे पॉजिटिव रखेंगे, 13 जो छोटा नंबर है उसे नेगेटिव रखेंगे, और इस तरह से अब इन दोनों में पेयरिंग होगी। तो x कॉमन लिया, x प्लस 14, इधर से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 14 हो जाएगा। अब मैंने x प्लस 14 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 13। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x प्लस 14 0 है तो x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी, और या फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब हमारे जो पॉसिबल नंबर हैं कंसेक्यूटिव नंबर, इसीलिए मैं पिछले कई क्वेश्चन में आपको बार बार बता रही थी कि ये जो 2 आंसर्स आते हैं ये दोनों हमारे आंसर नहीं हैं। हमने दोनों में से जिसको भी x अज्यूम किया है ये दोनों सिर्फ उसके आंसर हैं। अब देखिए ध्यान से, माइनस 14 ये आंसर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स देने हैं। अगर वो यहाँ पॉजिटिव वर्ड यूज़ नहीं करते और सिर्फ इंटीजर्स कहते तो हमारे लिए दोनों पॉसिबल आंसर्स होते, पर दोनों डिफरेंट आंसर होते। x अगर 13 है तो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर बन जाता 14, यानी हमारा पॉसिबल आंसर है 13 एंड 14। वो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना मिल रहा है हमें? 365। अगर ये पॉजिटिव वर्ड नहीं होता तो हमारे पास एक और आंसर होता, माइनस 14 और माइनस 13। वो दोनों नंबर नेगेटिव होते, लेकिन नेगेटिव के भी स्क्वायर्स का सम 365 होता है, इसलिए वो दोनों भी आंसर होते अगर मैंने ये वर्ड यहाँ नहीं लिखा होता। पर क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव आंसर चाहिए इसलिए हमारे लिए यही वाला आंसर है। ये हमें रूल्ड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हम नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है एक राइट ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम साथ में फिगर बना देते हैं तो हमें एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हों तो उसमें ज़रूर से फिगर बनाइए। फिगर में आधी चीज़ें लिखने से आपको यहाँ पे थोड़ा कम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लेट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट B। तो फिर इसका मतलब AC जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया 13 सेंटीमीटर, इसका जो बेस है BC, लेट BC इज x सेंटीमीटर, इसका जो बेस है BC उसे मैंने x सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया।
तो जो इसका एल्टीट्यूड है वो क्योंकि इससे 7 सेंटीमीटर लेस है तो वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद हमें इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी जो है वो हमने x माइनस 7 लिया है, हम यहाँ फिगर में भी लिख सकते हैं, इसको हमने x अज्यूम किया है, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। अलजेब्रा की जो सेकेंड आइडेंटिटी हमने सीखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x हो जाएगा। फिर इसका 7 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का सम 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 120 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन लूँगी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब यही चीज़ 0 है। और इसकी अब हमें करनी है स्प्लिटिंग। 60 2 से किया, 30 फिर 2 से किया, 15 फिर 3 से किया, 5 और फिर 5 से किया तो 1। अब इसके डिफरेंट पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 एक पेयर हो गया, 3 5 ज़ा 15 दूसरा हो गया। क्या इनको सॉल्व करके 7 आएगा? तो आंसर है नहीं हो सकता। फिर हो सकता है 2 3 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, क्या इससे होगा? इससे भी नहीं हो रहा। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3 एक साथ ले लिए मैंने, तो ये तीनों का प्रोडक्ट हो गया 12 और एक रह गया 5। 12 और 5 का डिफरेंस 7 होता है, इसलिए हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हो गए 12 एंड 5। इनका डिफरेंस करना है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। कौन नेगेटिव होगा? क्योंकि -7 चाहिए, इसलिए बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, यानी 12 नेगेटिव होगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 12, 5 कॉमन लिया तो इसमें भी x माइनस 12 और अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x माइनस 12, तो अंदर बचा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कहेंगे या तो पहला वाला फैक्टर यानी x माइनस 12 0 है, इससे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, या फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो इससे x की वैल्यू -5 आएगी। लेकिन किसी भी ट्राइंगल, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आंसर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। So -5 is not a possible answer. So x जो था वो हमने BC लिया था, तो हमारे लिए BC हो गया x यानी कि 12 सेंटीमीटर का, और जो हमारी हाइट थी AB वो थी x माइनस 12, x माइनस 7, तो दैट इज़ 12 माइनस 7, वो 5 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारी जो दो अननोन साइड्स थी वो कौन कौन सी हो गई? 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं अब आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सेकेंड पार्ट किया था काफ़ी हद तक वैसा ही है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि 2 मिनट वीडियो रोक दीजिए और जो इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप सॉल्व करके देखिए, और फिर उसके बाद इस वीडियो को ऑन करके वापस चेक कीजिए कि जो मैंने लिखा और जो आपने लिखा उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंस हैं। बाकी है ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ टॉयज़ का क्वेश्चन था, वहाँ पे सिर्फ हमें नंबर ऑफ टॉयज़ पूछे थे, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी पूछे हैं
और हर एक आर्टिकल को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है वो भी पूछी है। तो अब क्वेश्चन की शुरुआत तो एक को ही x लेके की जा सकती है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x अज्यूम करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसके लिए उन्होंने क्या कहा है तो ध्यान से पढ़िए। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 रुपीज मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब हुआ 2x और उससे भी 3 ज़्यादा है, इसका मतलब +3। ये जो वैल्यू आई ये रुपीज़ में आई है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x और उनकी कॉस्ट है 2x + 3। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब हुआ इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वो हो गया x इंटू 2x + 3, जो कि हमें कितनी दी गई है 90 रुपीज़ पर डे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें 90 रुपीज़ दिया है, यानी ये प्रोडक्ट इक्वल टू 90 हो गया। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को भी मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है, ट्रांसपोज कर लिया। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 2 और 90 हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनका प्रोडक्ट हो गया 180। 180 का करना है हमें फैक्टराइजेशन। क्या फैक्टराइजेशन होगा, 2 से किया 90, फिर 2 से किया 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5। ये हमारा ओवरऑल इसका फैक्टराइजेशन है। इसमें से हमें ढूंढ के वो 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस, क्योंकि 90 का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब हमें इनका डिफरेंस जो है वो 3 चाहिए। क्या पॉसिबल हो सकते हैं, आपको डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 एक हो गया, बाकी सब एक हो गए, पर ये बाकी सारे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हम जो पेयर यहाँ हमें जो सूट कर रहा है वो है 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ये तीनों जो हैं ये मिलके 12 बना रहे हैं, और ये 3 5 ज़ा क्या बना रहा है 15, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर, क्योंकि हमें पॉजिटिव 3 चाहिए तो हमें जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा 15x, और जो छोटा है 12 वो हमें नेगेटिव लेना है। कॉमन लेंगे इसमें से, तो सिवाय x के और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 2x + 15 हो गया। यहाँ पे हम कॉमन लेने जाएंगे तो हमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा। 6 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2x + 15। तो 2x + 15 कॉमन फैक्टर हो गया, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x - 6, और फिर से वही बात, आइदर 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू -15/2 आएगी। ना तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं। कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये आंसर हमारा रूल्ड आउट हो चुका है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे वो कितने आएंगे 6। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी 6, और उनकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 6, और उनकी कॉस्ट कितनी हो गई, वो है 2x + 3। तो हमने x की जगह 6 रिप्लेस किया, 12 + 3 यानी उनकी कॉस्ट हो गई 15 रुपीज़। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा आंसर आपको मिलाना है कि कितना सेम है कितना डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और आप लोगों के लिए जो होमवर्क है मेरी तरफ से वो ये है कि मैंने एक जब 4.1 एक्सरसाइज का वीडियो डाला था तो मैंने उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो सारी फ्रेम करके दिखाई थी आपको, लेकिन हमने उन्हें फैक्टराइज नहीं किया था क्योंकि तब तक हमने फैक्टराइजेशन सीखा नहीं था। पर अब हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं,
तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप उस एक्सरसाइज के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी एक बार उन्हें भी इस मेथड से सॉल्व करके देखिए और अपने आंसर्स मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों को ये टॉपिक कितना समझ में आया, अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सेकेंड एक्सरसाइज खत्म होती है। अगले वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।